हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी सीनियर फैकल्टी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th कोर्स बी हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो है समास परिचय। अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये क्लास 10th के अंदर ये जो चैप्टर है ये अधिकतम 4 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का प्रश्न? 4 अंक के प्रश्न जो हैं इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। समास परिचय। समास का शाब्दिक अर्थ और इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम उपसर्ग और अस धातु। यहाँ पर जो अस धातु है ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है और संस्कृत में इस अस धातु का मतलब होता है होना या किसी भी कार्य का किया जाना या निष्पादित किया जाना। अब इन दोनों के अगर अर्थ की हम बात करें तो इन दोनों से शाब्दिक अर्थ की अनुभूति होती है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में करना, संग्रहित करना या सम्मिलन करना। अर्थात 2 पदों को जो अलग अलग हैं उनको संग्रहित करके एक जगह इकट्ठा करके छोटे रूप में लिखने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहेंगे। इसलिए दूसरे नंबर पे हम बात कर सकते हैं समास के परिभाषा की। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इस डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि व्याकरण सम्मत या व्याकरण के अनुसार 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जो नए सार्थक पद की प्रक्रिया हो, नया शब्द बने, उस प्रक्रिया को समास कहा जाएगा। जहां पर 2 पद या 2 से अधिक पद अलग अलग हों, उनको जोड़ करके एक नवीन पद का निर्माण किया गया हो तो उस पूरे प्रोसेसिंग को हम समास का नाम देंगे। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है राजा का महल। अब यहाँ पर ये 3 अलग अलग पदों से मिलकर के बना है राजा का महल। अब इन तीनों पदों को जोड़ करके यहाँ पर का शब्द का लोप कर दिया जाएगा। राजा महल नहीं बन करके क्या बन जाएगा? राजमहल। तो यहाँ पर संक्षिप्तीकरण के साथ हमने जो 3 अलग अलग पद थे उसको एक पद के अंदर निष्पादित किया। तो जो बनने वाला पद है उसे हम सामासिक पद के नाम से जानेंगे कि जहां पर 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़कर जो शब्द बनाए गए हों उनको सामासिक पद या समस्त पद और इनको अलग अलग किया जाए, इसे यहाँ पर हम समास विग्रह का नाम देंगे। इसलिए 2 चीजें हमारे सामने आई, समास विग्रह और सामासिक पद या समस्त पद। समास विग्रह मतलब समस्त पद को तोड़ करके बनाए गए अलग अलग पदों का विग्रह समास विग्रह कहलाएगा। और यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़कर जो नवीन पद बना है उसे हम सामासिक पद या समस्त पद का नाम देंगे। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तन, मन और धन। इन तीनों को जोड़कर यहाँ पर बना तन मन धन। इस प्रकार से ये एक सामासिक पद हुआ। आगे देखते हैं सेवा से निवृत्त। यहाँ पर 3 अलग अलग पद थे, सेवा, से और निवृत्त। यहाँ पर से का लोप कर दिया जाएगा, यहाँ पर शब्द बनेगा सेवा निवृत्त। राज्य के पथ के परिवहन का निगम, तो यहाँ जाएगा राज्य पथ परिवहन निगम। तो इस प्रकार से शब्दों को छोटा करके जो बनाया गया हो, एक नवीन पद की रचना की जाई हो, उसे हम समास कहेंगे। अंत में निष्कर्ष दिया हुआ है अतः समास से बनने वाले नवीन शब्द को हम समस्त पद या सामासिक पद के नाम से जानेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया भी है। आगे देखिए
अतः दो या दो से अधिक पदों के बीच का कोई भी कारक लगा हुआ हो, कोई भी योजक शब्द लगा हुआ हो, कोई वियोजक शब्द लगा हुआ हो, कोई अर्थसूचक शब्द लगा हुआ हो, उनको लुप्त करके, लुप्त यानी हटा करके या उनको समाप्त करके सामासिक पद का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है दही में डूबा हुआ बड़ा। अब यहाँ पर ये दो पद जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। बीच में डूबा हुआ शब्द जो है इसको लुप्त कर दिया गया है और यहाँ पर शब्द बना दही बड़ा। इसी प्रकार से एक अथवा दो। अब यहाँ पर पहला और दूसरा पद इंपॉर्टेंट हुआ, अथवा शब्द का लोप कर दिया गया, शब्द बना दिया गया एक दो। इसी प्रकार से रेल पर चलने वाली गाड़ी, यहाँ पर दो पद हुए, बीच वाला पद या तो कोई कारक होना चाहिए, योजक होना चाहिए, वियोजक होना चाहिए, इसका लुप्त कर दिया गया, शब्द बना रेलगाड़ी। अतः विग्रह करते समय पदों के बीच का लुप्त अंश रख देते हैं, वो हटा दिया जाता है। सामासिक पद बनाओगे तो लुप्त कर दिया जाएगा, विग्रह बनाओगे तो बीच में शब्दों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे देश निकाला, अब यहाँ पर इसका विग्रह करेंगे तो बीच में हमने यहाँ पर से लगा दिया और हमें मालूम होना चाहिए कि करण कारक के अंदर से का प्रयोग या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये बन जाएगा करण तत्पुरुष समास। जब हम समास के प्रकार पढ़ेंगे तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में भी समझ में आएगा कि कौन सा समास यहाँ पर लगा हुआ है। इसी प्रकार से रसोई घर, अब रसोई घर के बीच में के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि इससे इसका सही अर्थ निकलता है, इसलिए ये यहाँ पर होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ये भी तत्पुरुष का ही भेद है, संप्रदान तत्पुरुष। इसी प्रकार से हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद किया गया शहर, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष। इस प्रकार से यहाँ पर हम विग्रह करते समय हमने बीच में उन लुप्त शब्दों को वहां पर रखा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि संधि और समास में बेसिक अंतर क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक शब्द है रमा प्लस ईश। संधि के अंदर वर्णों का मेल होता है, प्लस के चिन्ह लगाया जाता है जिसको धन कहा जाता है। प्लस के पहले वाला लेटर, प्लस के बाद वाला लेटर, इन दोनों को जोड़ करके एक नए वर्ण की उत्पत्ति होती है, उस नए वर्ण से शब्द जोड़ा जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, समास में दो पदों का योग होगा जबकि यहाँ पर वर्णों का योग होगा। समास प्रथम तथा संधि उसके पश्चात होती है। पहले समास होता है, उसके बाद संधि की जाती है। जब शब्द या पद समस्त पद बनते हैं तो उनमें विभक्ति का चिन्ह, अन्य पद लुप्त हो जाते हैं। कृष्णावतार, कृष्णावतार में कृष्ण का अवतार, यहाँ पर का लोप कर दिया गया, इसलिए वहां पर कृष्णावतार शब्द हुआ और न और अ को जोड़ करके आ का वर्ण बना और यहाँ पर संधि की गई है। कृष्ण प्लस अवतार में दीर्घ संधि, तो पहले समास होगा उसके बाद संधि होगी। लेकिन समास में शब्दों को जोड़कर या पदों को जोड़कर नए पद का निर्माण, जबकि यहाँ पर वर्णों को जोड़कर एक नए वर्ण का निर्माण और उस वर्ण से नए शब्द का निर्माण। ठीक है। इसके विपरीत संधि में स्वरों या वर्णों का लोप होता है, रूप में परिवर्तन होता है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया उसी तरह का, देव प्लस इंद्र, वह में अ मिला हुआ है, ई दिया हुआ है, अ प्लस ई मिलकर के ए बना, मात्रा का प्रयोग होता है एक, तो यहाँ शब्द बना देवेंद्र। समास में पूरे शब्द या वर्ण का, जबकि संधि में एक मात्रा या व्यंजन का लोप होता है। समस्त पद बनाते समय यदि संधि के नियमानुसार संधि हो सकती है तो वहां संधि कर दी जाती है। इसके बाद आते हैं समास के प्रकार। हिंदी भाषा में समास को 6 प्रकारों में विभक्त किया गया है। कितने प्रकारों में?
6 प्रकारों में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। अगर प्रकारों की बात की जाए तो प्रकार 6 है, लेकिन एक समास जो है उसको अलग से पढ़ा जाता है, उसको कहा जाता है नय तत्पुरुष समास। इसको हम बिल्कुल अलग से इसका अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास को अगर हम संक्षिप्त रूप में जाने तो इसे हम पूर्व पद प्रधान समास भी कहते हैं। पूर्व पद प्रधान समास, इसको पूर्व पद प्रधान समास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अव्यय या उपसर्ग की प्रधानता होती है। इसमें पहला पद आपको यहाँ पर अव्यय या उपसर्ग दिखाई देगा। इसी तरह से तत्पुरुष समास के अंदर दूसरे पद की प्रधानता होगी, इसलिए इसको उत्तर पद प्रधान समास के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसमें दूसरे पद की प्रधानता और साथ ही साथ कारक का प्रयोग यहाँ पर सबसे अधिक किया जाएगा। बहुव्रीहि समास, न तो पहले पद की इंपॉर्टेंस न तीसरे पद की इंपॉर्टेंस, दूसरे पद की, यहाँ पर कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इसको अन्य पद प्रधान समास के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है, अन्य पद प्रधान समास कौन सा है। यहाँ पर तीसरे पद का अर्थ जो है वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है। कर्मधारय समास, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य इस तरह का एग्जाम्पल आता है, या फिर उपमेय और उपमान, इस तरह से विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान, इसका यहाँ पर बोध यहाँ पर कर्मधारय समास में हमें दिखाई देगा। इसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की बिल्कुल बराबर बराबर प्रधानता होती है, इसलिए इसको यहाँ पर एक नाम दिया जा सकता है उभय पद प्रधान समास। कौन सा समास? उभय पद प्रधान समास, जहां पर उभय मतलब दोनों पदों की बराबर बराबर रूप से प्रधानता हो, दोनों पदों का अपना अपना महत्व हो, उसे उभय पदी प्रधान समास कहा जाएगा। अंतिम है द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या का बोध सर्वोपरि होगा। सबसे पहले संख्या हमें सुनाई देगी या दिखाई देगी, इसलिए यहाँ पर संख्यावाची बोध होगा, और संख्यावाची बोध होने के कारण यहाँ पर भी पूर्व पद की ही प्रधानता हमें दिखाई देगी। इसलिए प्रत्येक समास में कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई आइडेंटिफाई करने का तरीका हमें मालूम पड़ जाएगा। अव्ययी भाव समास में अव्यय उपसर्ग होंगे, पूर्व पद होगा। तत्पुरुष में दूसरे पद की प्रधानता, कारक होंगे, उत्तर पद प्रधान। तीसरे बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान, तीसरे पद की प्रधानता। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान, दूसरे दोनों पदों की प्रधानता। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता, इसलिए उभय पदी। द्विगु समास में संख्यावाची बोध, इसलिए ये पूर्व पद की प्रधानता। तो इस तरह से समास को अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया हुआ है। 6 प्रकारों के रूप में हिंदी में समास को जाना जाता है। इसमें पहला है अब अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसलिए इसे पूर्व पद प्रधान समास भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि अव्ययी भाव समास में कौन से पद की प्रधानता होगी, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता सर्वोपरि होती है, इसी कारण इसको
पूर्व पद प्रधान समास के नाम से भी जाना जाता है। पहला पद 100% अव्यय उपसर्ग होगा, इसलिए इसको अव्यय भाव समास कहा गया है। विग्रह करेंगे तो अव्यय उपसर्ग के स्थान पर उसका अर्थ लिख दिया जाएगा साथ में पहले पद के साथ। अगर मान लीजिए कोई शब्द दिया हुआ हो और उस शब्द के अंदर पहला पद यदि कोई अव्यय उपसर्ग है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इन एग्जाम्पल के बीच में पहले पद सारे के सारे अव्यय या उपसर्ग से संबंधित हैं, जैसे यथाविधि, प्रति, यथा, बे, एक, बीचों, आ, यथा, यथा, प्रति, गली, हर, प्रति, अनु, आ, आफ, भर, बे, ये सब कहीं ना कहीं संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग यहाँ किया गया है। इसलिए पहले पद के अंदर अगर हमें ये सब चीजें दिखाई दे, इट मीन्स वो वहाँ पर अव्ययी भाव समास ही होंगे। जैसे यथाविधि, यथाविधि में दो पद हैं, यथा और विधि। यहाँ पर यथा को हटाएंगे, इसका अर्थ होगा के अनुसार या जैसा, तो यहाँ पर इसका विग्रह बनेगा विधि के जैसा या विधि के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन, यथा नियम, नियम के जैसा या नियम के अनुसार। बेखटके, बिना खटके, बिना खटक के, एकाएक, अचानक, बीचों बीच, बीच ही बीच में। दो एक साथ शब्द आ जाए, एक जैसे शब्द हो, तब भी वह अव्यय भाव समास ही कहलाता है। आमरण, उपसर्ग है, इसको हटाया जाएगा, मरने तक या मृत्यु तक, इस प्रकार से यहाँ पर समास को लिखा जाएगा। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। यथाक्रम, क्रम के अनुसार या क्रम के जैसा। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने या प्रत्यक्ष। गली गली, प्रत्येक गली, हर घड़ी, घड़ी घड़ी या प्रत्येक घड़ी। प्रत्येक माह, प्रतिमा, रूप के योग्य, अनुरूपम। आसमुद्र यानी समुद्र तक। भरपूर, पूरा भरा हुआ। बेकाम, बिना काम का। इस प्रकार या इस प्रकार की स्थितियां बनी। संज्ञा प्लस संज्ञा, घर घर, दोष एक जैसे शब्द आ जाएं, एक ही अर्थ हो, तब भी अव्यय भाव समास। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, रातों रात, दिन ही दिन में, दिनों दिन, बीचों बीच, बीच ही बीच में, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो वहां पर वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समास की उत्पत्ति पढ़ी, समास का अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, प्रकारों का अध्ययन किया और उन प्रकारों को पहचानने का तरीका सीखा और पहले प्रकार का हमने अध्ययन किया। आगे के प्रकारों को हम अगले कक्षा में, अगले लेक्चर में फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।